मैं श्रीमती ज्योति तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीवाजीगंज उज्जैन से अध्याय 17 कक्षा 11 जीव विज्ञान श्वसन एवं गैसों का विनिमय। इस अध्याय के अंतर्गत हम आज श्वसन क्या है, महत्वपूर्ण जंतुओं के श्वसन अंग, मानव श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन का अध्ययन करेंगे। श्वसन क्या है? श्वसन जीवों में होने वाली एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अपघटन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा कार्बनिक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। 6O2 तो 6CO2 प्लस 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो रहा है, साथ ही एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित हो रही है। श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहाँ पर पायरुविक अम्ल का विघटन होता है और इस क्रिया के लिए इनमें या इस स्थान पर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। आप समीकरण में देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। महत्वपूर्ण जंतुओं के श्वसन अंग तथा श्वसन विधियां। पोरिफेरा, सिलेंट्रेट्स एवं स्पंज। इनका श्वसन अंग है कोशिका की बाह्य सतह, अर्थात प्लाज्मा झिल्ली द्वारा सामान्य विसरण विधि से ये श्वसन करते हैं। आर्थ्रोपोड्स, कीट जैसे बिच्छू, तिलचट्टा, इनका श्वसन अंग ट्रेकिया है और श्वास नलिकीय श्वसन की विधि से इनमें श्वसन होता है। क्रस्टेशियन जंतु में श्वसन अंग गिल है और इनमें गिल श्वसन पाया जाता है। मछलियां, इनका भी श्वसन अंग गिल है, जिन्हें हम क्लोम भी कहते हैं, और इनमें गिल श्वसन या क्लोमीय श्वसन पाया जाता है। उभयचर जंतु जैसे मेंढक में त्वचा से त्वचीय श्वसन, फेफड़ों से पल्मोनरी श्वसन, मुख गुहा से मुख गुही श्वसन होता है। सरीसृप और पक्षियां, इनका श्वसन अंग फेफड़ा या लंग्स है और इनमें भी पल्मोनरी श्वसन या रेस्पिरेशन पाया जाता है। स्तनी वर्ग का श्वसन अंग मुख्य रूप से फेफड़ा ही है और इनमें भी पल्मोनरी श्वसन पाया जाता है। मानव श्वसन तंत्र। स्तनी वर्ग का श्वसन तंत्र मुख्यतः 4 अंगों का बना होता है: लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। कंठ या लैरिंक्स। मनुष्य के नासा छिद्र नासापथ फेरिंक्स में खुलता है। फेरिंक्स की वायु छोटे कोष्ठ कंठ या लैरिंक्स में खुलती है। कंठ की गुहा को कंठ कोष्ठ कहते हैं, जो आगे की तरफ ग्लॉटिस द्वारा ग्रसनी से जुड़ा होता है। ग्लॉटिस एक गड्ढा है जो एपिग्लॉटिस से ढका होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक देता है, लेकिन जब हम ब्रीदिंग करते हैं उस समय ग्लॉटिस खुल जाता है और
वायु का आदान प्रदान होता है। कंठ स्वर उत्पादक अंग है जिसमें वोकल कार्ड नामक 2 तंतुमय रचनाएं पाई जाती हैं। ट्रेकिया या श्वास नाल लैरिंक्स नीचे की ओर ट्रेकियो में खुलता है। यह वायु को ब्रोंकाई में पहुंचाती है। इसकी दीवार पतली लचीली होती है जिसमें सी आकार के उपास्थि या कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं। आंतरिक सतह पर तंतुमय श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है तथा यह श्वसन में ली गई वायु को फेफड़ों तक तथा फेफड़ों की वायु को कंठ तक पहुंचाती है। ट्रेकिया ब्रोंकाई ट्रेकिया वक्ष गुहा में जाकर 2 शाखाओं में बंट जाता है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, जो अपनी तरफ के फेफड़ों में जाकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है। अब इन्हें ब्रोंक्यूल कहते हैं। प्रत्येक ब्रोंक्यूल 2 से 11 कुपिका वाहिनियां बनाता है जिनके ऊपरी सिरे फूलकर कुपिका कोश बनाते हैं जिनमें अनेक छोटी कुपिकाएं होती है जहां रुधिर कोशिकाएं फैली होती है एवं गैसीय आदान प्रदान होता है। फेफड़ा या लंग्स यह मुख्य श्वसन अंग है। इनकी संख्या 2 होती है। ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जो एक वायुरोधी कक्ष है। फेफड़े के चारों ओर पाई जाने वाली गुहा प्लूरल गुहा या कैविटी कहलाती है। फेफड़े के चारों ओर एक पतला आवरण होता है जिसे विसरल प्लूरा कहते हैं। इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स, कुपिका वाहिका, कुपिका, रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। श्वसन के दौरान वातावरण से जीवों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन द्वारा जीवित कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एवं रासायनिक ऊर्जा का जैविक रूप से उपयोगी ऊर्जा के रूप में परिवर्तन जैसे एटीपी का निर्माण। श्वसन की क्रियाविधि बहुकोशिकीय जीवों में वायवीय श्वसन की क्रिया 2 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। नंबर 1 बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें श्वसन क्रिया में प्रयुक्त गैसों का आदान प्रदान वातावरण तथा श्वसन सतहों जैसे फेफड़े, त्वचा, गिल आदि के मध्य होता है। यह निम्न 2 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 निःश्वसन या इनहेलेशन, नंबर 2 निःश्वसन या एक्सहेलेशन। निःश्वसन या इनहेलेशन इस क्रिया में डायफ्राम तथा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स या पेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप वक्षीय गुहा के आयतन में वृद्धि हो जाने से फेफड़े फैल जाते हैं। फेफड़ों के आयतन में वृद्धि होने से उनमें वायु का दाब
बाह्य वातावरण की वायु के दाब से कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप बाहर से वायु नासा छिद्रों के माध्यम से श्वसन मार्ग से होते हुए फेफड़ों में चली जाती है। नीह श्वसन या एक्सहेलेशन वह क्रिया जिसके द्वारा फेफड़ों की वायु को बाहर किया जाता है। इस क्रिया में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स या पेशियां संकुचित, डायफ्राम की पेशियां शिथिल व उदर गुहा की पेशियां संकुचित होती है। फलस्वरूप वक्षीय गुहा और फेफड़े का आयतन कम हो जाता है एवं फेफड़े की वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है और फेफड़े की वायु बाहर आ जाती है। इस प्रकार इन दोनों क्रियाओं को अर्थात इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को सम्मिलित रूप से ब्रीदिंग कहा जाता है। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन बाह्य श्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन वास्तव में कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के काम आती है। श्वसन अंगों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शारीरिक कोशिकाओं में पहुंचती है। चूंकि यह प्रक्रिया कोशिकीय स्तर पर होती है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। नंबर 1 है ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम या टीवी से हम इसे लिख सकते हैं। यह वायु का वह आयतन है जो एक श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग के दौरान लिया और छोड़ा जाता है। स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतः या निः श्वासित कर सकता है। नंबर 2 अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन IRV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 से 3000 मिलीलीटर होता है। नंबर 3 निः श्वसन सुरक्षित आयतन ERV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निः श्वासित कर सकता है। औसतन यह 1000 से 1100 मिलीलीटर होती है। नंबर 4 फेफड़े की कुल क्षमता TLC बलपूर्वक निः श्वसन के पश्चात फेफड़ों में उपस्थित वायु की कुल मात्रा फेफड़े की कुल क्षमता कहलाती है। इसमें RV, ERV, TV और IRV सम्मिलित है। पुरुषों में यह 5700 मिलीलीटर और स्त्रियों में 4200 मिलीलीटर होती है। नंबर 5 जैव क्षमता यह वायु का वह अधिकतम आयतन है जिसे व्यक्ति एक बार में निःश्वसन के दौरान ग्रहण और निः श्वसन के दौरान त्याग सकता है। यह नर में 4500 मिलीलीटर तथा मादा में
3000 मिलीलीटर के बराबर होता है। एथलीट तथा पर्वतारोहियों में इसका मान ज्यादा होता है। इसका क्या महत्व है? चिकित्सकों के द्वारा फेफड़ों की जैव क्षमता के आधार पर फेफड़ों में असामान्यता या बीमारी का पता लगाया जाता है। जैव क्षमता बराबर प्रवाही आयतन धन निःश्वसन आरक्षित आयतन धन निःश्वसन आरक्षित आयतन होता है। गैसों का विनिमय। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल मिश्रण विधि द्वारा होता है। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान एल्वियोलाई एवं शिराओं में बहने वाले रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब में अंतर पर निर्भर होता है। फेफड़ों के वायु कोशों का PO2 फेफड़ों की कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि फेफड़ों की कोशिकाओं में PCO2 का मान वायु कोशों की अपेक्षा अधिक होता है। अतः वायु में उपस्थित O2 रक्त में मिल जाती है तथा रक्त में उपस्थित CO2 बाहर निकलकर वायु में मिल जाती है। गैसों का परिवहन। नंबर 1 हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के श्वसन अंगों की सतह पर ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। Hb+O2 HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर के साथ ऊतकों और कोशिकाओं तक जाता है, तब वहां पर अपघटित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। HbO2 तो यह Hb और O2 में विघटित हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, प्लाज्मा में घुलकर लगभग 60% CO2 का परिवहन रुधिर प्लाज्मा में घुली अवस्था में होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आती है तो इसके जल से मिलकर कार्बोनिक अम्ल बना देती है और इसी अवस्था में फेफड़ों तक लाई जाती है, जहां पर पुनः जल से मुक्त होकर विसरण के द्वारा कुपिकाओं में आती है। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। लगभग 20% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इसी रूप में अर्थात कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के एमिनो समूह के साथ ढीले बंध द्वारा जुड़ जाती है। HbNH2 + CO2
तो HbNH प्राप्त होता है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में भी होता है। लगभग 70%, मतलब सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर कणिकाओं के सोडियम तथा पोटेशियम से मिलकर इनके बाइकार्बोनेट्स बनाती है, जो श्वसन सतह पर आकर CO2 को मुक्त कर देते हैं और यह विसरण के द्वारा कुपिकाओं में पहुंच जाती है। H2O plus CO2 plus Na2CO3 2NaHCO3 यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाती है। श्वसन के नियमन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत कर सकता है, अर्थात सुधार कर सकता है। इस केंद्र में तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है। श्वसन के विकार। श्वसन के निम्नलिखित विकार है। नंबर 1, अस्थमा। यह एक प्रकार की एलर्जी प्रतिक्रिया है, जिसमें म्यूकस द्रव गाढ़ा हो जाता है। इस कारण निःश्वसन में बाधा उत्पन्न होती है। यह रोग सामान्यतः पुष्पों के परागकण या भोज्य पदार्थों से एलर्जी उत्पन्न होने के कारण होता है। नंबर 2, सर्दी जुकाम। यह रोग वायरस के कारण होता है। नासिका की म्यूकस झिल्ली में सूजन हो जाती है एवं म्यूकस द्रव का स्त्रावण अधिक हो जाता है। नाक बंद हो जाती है एवं सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। नंबर 3, इन्फ्लुएंजा। यह रोग इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। इस रोग में म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है। नंबर 4, एम्फीसेमा। यह चिरकालिक रोग कहलाता है। सामान्यतः धूम्रपान एवं प्रदूषण के कारण होता है। इसमें कुपिका की दीवार नष्ट हो जाने के कारण फेफड़ों के वायु ग्रहण या वायु विनिमय की क्षमता नष्ट हो जाती है। नंबर 5, लंग्स कैंसर।
यह सामान्यतः धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में अधिक होता है। इस रोग के कारण ऊतक असामान्य वृद्धि करते हैं एवं रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। आइए अब कुछ हम अभ्यास के प्रश्नों को देखें। केचुआ, पक्षी और उभयचर जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा था केचुए में त्वची श्वसन होता है, पक्षी में लंग्स पाए जाते हैं तो वहां पर पल्मोनरी श्वसन होता है, और उभयचर जंतु जैसे मेंढक में 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, त्वचा, लंग्स और मुखगुही। मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? तो सामान्यतः मनुष्य की श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट होती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो छात्रों, शरीर में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में श्वसन केंद्र मेड्यूला ओब्लांगेटा में स्थित होता है। ट्रेकिया वायु विहीन होने पर भी पिचकती नहीं, कारण लिखिए। तो छात्रों, ट्रेकिया में सी आकार के उपास्थि या कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले जब ट्रेकिया में वायु नहीं होती तब उनको पिचकने से बचाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।